नमस्कार सबको। मेरा नाम पवन है। आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो मेरे पिछले वीडियो में मैंने बताया कि भी अगर आपको एंट्री करनी है तो आपको एक छोटा सा चार्ट बनाना है। ये चार्ट है आपका। पहले बैलेंस शीट आपने लिखना है, लायबिलिटी एसेट्स एंड पी एंड एल, एक्सपेंस एंड इनकम। फिर आपको क्या करना है, कोई भी लेजर आपका, आपको ये देखना है कि वो किस साइड आता है। एसेट्स में आता है, लायबिलिटी में आता है, एक्सपेंस में आता है, इनकम में आता है। अब आपने उसको डेबिट क्रेडिट कैसे करना है। एसेट्स और एक्सपेंस जो है वो जब इंक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे। आपने सिर्फ ये याद रखना है। आपने सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि असेट्स डेबिट होगी जब बढ़ेगी, असेट्स क्रेडिट होगी जब घटेगी। अब एक्सपेंस और एसेट्स का सेम फार्मूला है, और इसका रिवर्स फार्मूला लायबिलिटी और इनकम के लिए। सिर्फ आपको ये याद रखना है। फिर दूसरे वीडियो में मैंने बताया था कि एसेट्स कितनी तरह की होती है: फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स। फिर नीचे में उसकी लिस्ट भी दी थी। लिस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स में मशीनरी, कंप्यूटर, लैपटॉप, एयर कंडीशन, टेलीविजन, कैमरा, हीटर, व्हीकल, फर्नीचर, ऑफिस अप्लायंसेस, रेफ्रिजरेटर, लैंड, बिल्डिंग। अब लैंड और बिल्डिंग अलग अलग क्यों मेंशन होते हैं? क्योंकि जब भी आप बिल्डिंग बनाते हैं किसी लैंड के ऊपर तो लैंड की वैल्यू डेप्रिशिएट नहीं होती है, इसलिए लैंड को अलग से दिखाया जाता है। क्योंकि बिल्डिंग की वैल्यू डेप्रिशिएट होती है 10 साल बाद बिल्डिंग, या 30 साल बाद। बिल्डिंग की वैल्यू नॉर्मली 30 या 40 साल ली जाती है, और 30 या 40 साल बाद बिल्डिंग टूट के दोबारा नहीं बनती है। लेकिन लैंड की वैल्यू सेम रहती है, उसका कुछ नहीं होता। तो डेप्रिशिएशन नहीं लगता लैंड के ऊपर, इसलिए लैंड और बिल्डिंग अलग अलग शो होते हैं। फिर आता है आपका इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी यानी कि हाउस प्रॉपर्टी, प्लॉट या फ्लैट किसी में भी हो सकती है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर, गवर्नमेंट सिक्योरिटी यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी, डिबेंचर और बॉन्ड। और इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड, डायमंड, स्टोन, अदर ज्वेलरी, है ना। तो ये इसलिए मैंने आपको अलग अलग बताया कि टैली के अंदर जब आप लेजर खोलेंगे तो आपको वो आइटम कहाँ पे डालनी है। कई बार हमें कंफ्यूजन होती है कि हम उसे करंट असेट्स में दिखाएं, फिक्स असेट्स में दिखाएं। तो ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है करंट असेट्स। एक सबसे पहले आता है कैश बैलेंस। कैश बैलेंस ऑलवेज करंट असेट्स होता है किसी भी कंपनी के अंदर, तो आपको कैश का अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है। कैश इन हैंड का ऑलरेडी लेजर खुला हुआ होता है वो। और फिर आता है बैंक बैलेंस। अब बैंक के अंदर आपका सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, एफडीआर है, जितने भी तरह के आपके बैंक अकाउंट है सारे वो यहाँ बैंक अकाउंट के अंदर लेजर आप जब खोलेंगे तो बैंक के अंदर ही जो ग्रुप होता है उसके अंदर खोलेंगे। फिर आता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक, रॉ मटेरियल, वर्किंग फिनिश गुड्स, क्रेडिट फिनिश गुड्स का स्टॉक होता है। नेक्स्ट आता है सन्डी डेटर। सन्डी डेटर जिनको हम उधार माल बेचते हैं, तो वो कोई भी पार्टी होगी, आपको सन्डी डेटर के अंदर उसका लेजर पहले खोलना है, फिर आप उसकी सेल की एंट्री कर पाएंगे। फिर आता है लोन्स एंड एडवांसेस। अब क्या होता है, एक पार्टी से आप परचेज भी कर रहे हैं, कई बार सेल भी कर रहे हैं, परचेज भी कर रहे हैं, तो उस पार्टी को आपको सन्डी डेटर के अंदर अलग से खोलना है, सन्डी डेटर के अंदर अलग से उसका लेजर खोलना है। फिर आता है लोन सेट एडवांसेस। एडवांस टू अदर कंपनी, एडवांस टू स्टाफ। जब भी किसी बंदे को आप एडवांस देंगे उस बंदे का लेजर खोलेंगे अंडर लोन एंड एडवांसेस। अगर आपने स्टाफ लोन का एक अलग से ग्रुप बनाना है तो आप पहले ग्रुप बनाएंगे, फिर उसके अंदर करेंगे। ये सारी बातें आज मैं आपको सिखाऊंगा टैली में कैसे कैसे जनरल लेजर खोलना है, किस किस ग्रुप के अंदर खोलना है, ताकि जब बैलेंस शीट बनाएंगे तब आपको बड़ा इजी रहेगा। और बैलेंस शीट में क्या होता है कि ग्रुपिंग अगर होगी टैली के अंदर, तो ट्रायल बैलेंस जब निकालेंगे तो ग्रुपिंग वाला डाटा इकट्ठा मिल जाएगा हमें, तो हमें टोटल नहीं करना पड़ेगा। और अगर एक लेजर दूसरे ग्रुप में चला गया गलती से तो उसे फाइंड आउट करने में भी आसानी रहती है। क्योंकि जैसे ही आप ग्रुपिंग वाइज अलग कर रखा डाटा आपने, जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं तब वो लेजर हमें दिखते ही पता लग जाता है गलत ग्रुप में गया हुआ है। तो हम अगर टैली के अंदर ही सही ग्रुप के अंदर गया हुआ है तो हमें बैलेंस शीट में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। लेकिन अगर हमने बिना ग्रुपिंग किए लेजर अलग अलग जगह डाल दिए तो ट्रायल बैलेंस में मतलब बड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी, बैलेंस शीट बनाने में भी बहुत टाइम लगेगा, और हो सकता है गलत डाटा इधर से उधर भी चला जाए। फिर आता प्रीपेड एक्सपेंसिस। जो एक्सपेंसिस हमने एडवांस में पे किए होते हैं, या जिनका अभी टेन्योर खत्म नहीं हुआ होता, जैसे कि आपने 2 साल का रेंट दे दिया और अभी 1 साल हुआ है, तो 1 साल का रेंट जो है प्रीपेड में चला जाएगा। फिर आता है टीडीएस रिसीवेबल। जो दूसरी पार्टी आपका टीडीएस काट लेती है कॉन्ट्रैक्ट पे, जोबर पे, प्रोफेशन चार्जेस पे, वो आपका यहाँ पे करंट असेट्स के अंदर शो होगा। जब वो आपका रिफंड मिल जाएगा तो यहाँ से वो नील हो जाएगा और बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो फिर आता है जीएसटी इनपुट। एक जीएसटी आउटपुट होता है, एक जीएसटी इनपुट होता है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, एक जीएसटी अकाउंट खोलते हैं और इनपुट की एंट्री आउटपुट की एंट्री उसमें भी कर देते हैं कई लोग। तो वो बिल्कुल ना मतलब मैसअप हो जाएगा। अगर आपको ये निकालना है कि इनपुट कितना है पूरे महीने में, आउटपुट कितना है, तो आपको फिर एक एक एंट्री से टोटल निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने जीएसटी इनपुट का लेजर अलग से खोला है और जीएसटी आईजीएसटी का जीएसटी का अलग से खोला लेजर, तो आपको इनपुट हर महीने का पता लग जाएगा। जब आप 3B बनाएंगे तो आपको करेक्ट फिगर वहां से मैच होगी आपकी। और एनी अदर अमाउंट विच इज ए करंट असेट्स वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो अभी हम टैली में जाते हैं। सबसे पहले एक नई कंपनी खोलेंगे।
इसके अंदर जो जो जरूरी चीजें हैं वो अपने आप पूछता रहेगा आपसे, आपने एज इट इज डालते रहने। अब बात आती है अकाउंट्स ओनली और अकाउंट्स विद इन्वेंट्री। अभी हम अकाउंट्स, अगर हमारे पास कोई इन्वेंट्री हम नहीं चाहते कि टैली से कैलकुलेट हो, या सेल बिल करते समय हमें कोई इन्वेंट्री की जरूरत पड़नी है, और इन्वेंट्री हम मैनुअली करते हैं, तो अकाउंट्स ओनली पे जाके कर लेंगे। लेकिन अगर हमें चाहते हैं कि टैली में हमारी इन्वेंट्री भी मेंटेन हो जाए, हमारा स्टॉक भी पता लग जाए, और हम जब सेल बिल काटें उसमें वो आइटम भी आने चाहिए, तो हमें अकाउंट विद इन्वेंट्री सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर फाइनेंशियल ईयर हम ले लेते हैं 1/4/2025 से, करंट ईयर का ही ले लेते हैं। पासवर्ड अभी कुछ नहीं लगाते। ये सब मैं लाइव इसलिए कर रहा हूँ ताकि अगर किसी को कोई दिक्कत आती है कुछ करते समय, तो उसको उसी वक्त ही दिख जाएगा कि भाई, मतलब मेरे को कोई दिक्कत आ रही है। अगर किसी बंदे को कोई दिक्कत आती है तो वो कमेंट में पूछ भी सकते हैं। तो मैं जैसे टाइम मिलेगा उसको रिप्लाई भी कर दूंगा। या मैं अपना मेल आईडी, मेरा फोन नंबर मिला ही है, वो तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं अगर कोई दिक्कत है तो। और सबसे पहले हम जाएंगे लेजर में, अकाउंट्स इन्फो में। तो यहाँ हमने क्या करना है, सबसे पहले ग्रुप मेंटेन करना है। अब ग्रुप क्यों मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि हर आइटम, मान लो आपने प्लांट मशीनरी लिया, कार लिया, ये सब लिया, आपने क्या किया, सब वो फिक्स असेट में डाल दिया। अब किसी आइटम पे 10% का डेप्रिसिएशन लगता है, किसी आइटम पे 15% का डेप्रिसिएशन लगता है, किसी पे 18% है, किसी पे 12 है। तो उससे क्या होगा, जब बैलेंस शीट बनाने लगेंगे, जब डेप्रिसिएशन चार्ट बनाने लगेंगे, तब एक एक आइटम अलग अलग डालने में हमें दिक्कत रहेगी। लेकिन अगर हमने ग्रुप कर लिया, ग्रुपिंग कर दी उसकी, और टैली के अंदर सीधा गए, वहां से एक फिगर उठाई हमने, एडिशन फर्स्ट अक्टूबर, इनकम टैक्स में एक रूल होता है कि आपको 180 दिन से ज्यादा कोई एसेट्स यूज किया है तो उसमें पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। और अगर 180 दिन से कम कोई एसेट्स यूज करिए तो उसपे सिर्फ 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। लेकिन एज पर कंपनीज एक्ट क्या होता है कि डे वाइज डेप्रिसिएशन लगता है, और दोनों में, इनकम टैक्स में और कंपनीज एक्ट में, डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो अलग अलग होता है। तो बेटर है कि जब भी आप कोई लेजर खोलेंगे आप उससे ग्रुपिंग करके डालें, ताकि क्या होगा कि उसके आगे डेप्रिसिएशन रेट भी लिख दें। अगर कंपनी की बुक्स है तो आपने क्या करना है कि उसके आगे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कंपनी एक्ट वाला भी, इनकम टैक्स एक्ट वाला दोनों लिख दें, कि जब वो इनकम इनकम टैक्स वाला डेप्रिसिएशन चार्ट बनेगा तो इनकम टैक्स का रेट वाले से आइटम उठाने में हमें आसानी रहेगी। और अगर कंपनी एक्ट वाला डेप्रिसिएशन चार्ट बनाएंगे तो वो रेट वाइज हमें आइटम उठाने में आसानी रहेगी। और हमें हर आइटम के लिए अलग अलग लेजर नहीं खोलना होता। हमें अगर प्लांट मशीनरी में जाना है कोई भी आइटम, अगर वो प्लांट मशीनरी में जाने है तो सिर्फ प्लांट मशीनरी का लेजर खोलना होता है। अब बात आती है प्लांट मशीनरी में क्या क्या आइटम आती है, तो अगर आप इनकम टैक्स की बुक में जाएंगे तो उसमें अलग वो सारे कुछ डिफाइन है, किस आइटम पे कितना रेट ऑफ डिडक्शन लगता है। लेकिन यहाँ पे मैं पांच पांच छह कैटेगरी आपको बता देता हूँ। हैंग हो गया। तो सबसे पहले हम फिक्स असेट्स का जितना भी है, आज फिक्स असेट्स का करेंगे पहले। अगर टाइम मिलेगा तो करंट असेट्स का भी करेंगे और इन्वेस्टमेंट का भी। सबसे पहले हम करेंगे प्लांट एंड मशीनरी। किसके अंदर जाएगा, फिक्स असेट्स में। यानी कि प्लांट मशीनरी का कोई भी होगा, वो हमें फिक्स असेट्स के अंदर, हमने प्लांट मशीनरी ग्रुपिंग कर दी। अब प्लांट मशीनरी के अंदर कई चीजें आती हैं, जैसे कि आपकी एक मशीन आएगी, फिर दो मशीन आएगी, प्रोडक्शन वाली मशीन भी होगी, है ना। तो कई चीजें मशीन भी आएंगी जो प्रोडक्शन में यूज हो रही हैं, जैसे किसी का माइक्रोवेव ओवन, बड़ी जो किसी की बेकरी है तो उसके लिए माइक्रोवेव ओवन मशीन है ना। तो कई, एक आता है टूल्स एंड डाई, जो मशीनरी, कोई पावर प्रेस होती है, जैसे कोई मोल्डिंग होती है। आपने प्लास्टिक के गिलास देखे होंगे, तो वो प्लास्टिक के रखते हैं, उस पर पावर प्रेस से प्रेस करके उसको बनाते थे। तो उसके अंदर प्रेस की मशीन तो होती है, लेकिन उसके अंदर एक डाई लगती है, तो उसको स्पेशल हम डालते हैं टूल्स एंड डाइज में। तो इसको भी हम टूल्स एंड डाइज में, प्लांट मशीन जाने का फिक्स सेट में डालेंगे, ताकि टूल्स एंड डाइज जब बनवाएंगे तो हमें टूल्स एंड डाइज पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमेशा अलग होता है ना, प्लांट मशीनरी पे अलग होता है। तो हम इसलिए उसको अलग अलग ग्रुप पे करते हैं। फिर हमने देखा था फर्नीचर का होता है, तो फर्नीचर का अलग ग्रुप कर देंगे। फर्नीचर, ये भी फिक्स सेट में चला जाएगा। और फिर देखा था हमने, फिर आता है कंप्यूटर का। अब अब मान लीजिए कंप्यूटर, लैपटॉप है, एयर कंडीशनर है। तो अब ये सारा क्या होता है, ये प्लांट मशीनरी के अंदर आता है। एज पर इनकम टैक्स एक्ट प्लांट मशीनरी वर्ड यूज होता है इन सब के लिए।
लेकिन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अलग अलग होता है। तो आप क्या करेंगे, प्लांट मशीनरी जो हमने अभी खोला था उसको हम चेंज कर देते हैं। प्लांट मशीनरी 15%, यानी कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन एज पर इंकम टैक्स 15% है। फिर प्लांट एंड मशीनरी 40%। प्लांट मशीनरी 40%, जैसे कंप्यूटर वगैरह जितने भी है वो हम 40% में लेके जाएंगे। तो उनके लिए आप अलग अलग लेजर भी खोल सकते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप प्रिंटर अलग अलग लेजर भी खोल सकते हैं। ग्रुपिंग एक होने से क्या होगा कि वो एक ही जगह जाएगा, क्या आप उसके लिए तीन चार लेजर खोल दें। फिर आता है, जैसे हमने खोला प्लांट मशीनरी 15%, उसके अंदर मान लो आपने ब्लोअर लिया। अब ब्लोअर लेते रहते हो हर साल, है ना, फिर दूसरी मशीन लेते रहते हो, आप अलग अलग लेजर भी खोल सकते हो या एक ही लेजर में डाल सकते हो। फिर आता है आपका, जैसे आपने एसी लिया, तो प्लांट मशीनरी 15% आपने खोला, उसके अंदर एयर कंडीशनर को भी आप उसी का लेजर डाल सकते हो। ठीक है, फिर आपने टेलीविजन कैमरा लिया, इनका ही 15% लगता है, तो आप टेलीविजन कैमरा का लेजर खोला और प्लांट मशीनरी 15% वाले ग्रुप में डाल दिया। हीटर हो गया, व्हीकल हो गया। अब अब व्हीकल कार ये भी 15% में आते हैं। तो आप एक अलग ग्रुप बना सकते हैं, प्लांट एंड मशीनरी व्हीकल। एक हमने बनाया था प्लांट एंड मशीनरी 15%, जिसमें प्रोडक्शन वाली जाएगी, प्लांट एंड मशीनरी व्हीकल। तो अब व्हीकल का एक अलग से ग्रुप बना देंगे, ताकि जो भी व्हीकल होंगे, कार होगी, स्कूटी होगी, बाइक होगी, वो उसमें चली जाएगी। ठीक है जी, फिर हमने फर्नीचर का बनाते, फिर आता ऑफिस इक्विपमेंट। अब फिर एक आता है ऑफिस इक्विपमेंट। तो इस टाइप से डाल सकते हो। ऑफिस इक्विपमेंट प्लान रेट ऑप्शन पे लगता है, किसी पे 15 है, किसी पे 10 है, जो भी है। तो एक जो भी आप मशीनरी लेते हो, एसी भी एक तरह से मशीनरी है, लेकिन वो ऑफिस इक्विपमेंट गिनी जाती है अगर आपके ऑफिस में लगी हुई है। अगर आपके फैक्ट्री के अंदर एसी लगा हुआ है तो वो उस प्लांट मशीनरी में जाएगा वो। तो ऑफिस इक्विपमेंट का हम एक अलग से ग्रुप खोल देंगे। ऑफिस इक्विपमेंट करके फिक्स सेक्टर में हम अलग से ग्रुप खोल देंगे। अब उससे क्या होगा कि आप अलग अलग लेजर खोल सकते हो। ऑफिस इक्विपमेंट वाला ऑफिस इक्विपमेंट में चला जाएगा, प्लांट मशीनरी वाला प्लांट मशीनरी में चला जाएगा। रेफ्रिजरेटर आपका लेजर खुलेगा, इसका अलग से ग्रुप नहीं बनेगा। लैंड एंड बिल्डिंग, अब लैंड एंड बिल्डिंग में आपको एक ग्रुप खोल सकते हो, लैंड करके, लैंड फिक्स असेट और बिल्डिंग। ये ग्रुप मैं इसलिए खुलवा रहा हूँ कि हम जितने मर्जी लेजर खोल लें, अगर उन्हें 8 ग्रुप पे रखेंगे तो हमें थोड़ा इजी रहेगा। अब हम चलते हैं यहाँ पे मल्टीपल। अब सबसे पहले हमने अंडर ग्रुप किसके हमने लिया, प्लांट और मशीनरी। प्लांट मशीनरी 15%, मान लीजिए आपने ब्लोअर लिया, है ना, तो आपने खोल दिया इसका लेजर प्लांट मशीनरी 15% पे। आपने ओवन लिया, तो आपने उसका भी लेजर इसके अंदर खोल दिया। अब जितने मर्जी आप लेजर खोलो, प्लांट मशीनरी 15% पे जाएंगे, आपको सिंगल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन यूज करना है। फिर आपने लिया रेफ्रिजरेटर। सॉरी, ऑफिस इक्विपमेंट के अंदर आपने टेलीविजन लिया, कैमरा इंस्टॉल करवाए। आपने रेफ्रिजरेटर लिया, आपने कॉफी मशीन ली, आपने टी मेकिंग मशीन ली, कुछ भी लिया आपने, या आपने क्या बोलते हैं तो हीटर। ठीक है जी, एयर कंडीशनर। तो एयर कंडीशन भी ऑफिस इक्विपमेंट का पार्ट है। और भी कोई चीज हो गई आपकी, जैसे कि और क्या चीज होगी आपकी। अब आपका, चलिए और कुछ होगा तो देखते हैं।
फिर मल्टीपल लेजर में एक आपका आ गया प्लांट मशीनरी 40%। 40% वाले में हमें पता है कंप्यूटर आपके हो गया, लैपटॉप। कंप्यूटर तो कॉमन हो गया। लैपटॉप हो गया आपके, डेस्कटॉप हो गए आपके। फिर आपके हाँ, लैपटॉप डेस्कटॉप पे ही 40% है। जो आपका प्रिंटर है वो ऑफिस इक्विपमेंट में जाएगा, जिसपे 15% लगेगा, प्लांट मशीनरी 15% पे लगेगा। तो आप ऑफिस इक्विपमेंट में जाके 15% वाले में डाल सकते हैं उसे। तो हमें अल्टर कर देते हैं ऑफिस इक्विपमेंट वाले में। आप प्रिंटर में डाल दीजिए इसे। जो प्रिंटर है आपका वो इसमें आ जाएगा। और आप यूपीएस है वो भी इसमें डाल दीजिए। ठीक है। सिर्फ लैपटॉप डेस्कटॉप पे ही 40% का रेट है। 40 है, आई थिंक 60 है, जो भी है। और फिर आता है आपका फर्नीचर। अब फर्नीचर में मान लीजिए आपने चेयर ली। ये इसलिए मैं लेजर अलग बता रहा हूँ, ग्रुपिंग अलग बता रहा हूँ। जब हम फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स करते हैं किसी भी कंपनी में, जब आप कोई भी बंदा जिस कंपनी में जॉब कर रहा है, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स कई जगह होता है, कई जगह नहीं होता। लेकिन जिस भी कंपनी में फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स होता है, तो हमें जब फर्नीचर का फिजिकल वेरिफिकेशन करना होगा, अगर हमारे पास चेयर का लेजर अलग होगा और फर्नीचर के हमने ग्रुप बना दिया, चेयर, टेबल्स, या हमने लैपटॉप डेस्क पे अलग अलग लेजर हैं, तो हमें इजी रहता है। ताकि वहां से एक लेजर निकाला हमने, उसकी सारी समरी बना ली एक्सेल में, कहीं पे भी हमने फिजिकल वेरिफिकेशन काउंटिंग में भी इजी रहता है। और हमें किसी का भी बिल सर्च करना है तो हमें बड़ा इजी हो जाता है। मान लीजिए अगर मैं सारा एक ही लेजर रखूँ प्लांट मशीनरी, और सारी प्लांट मशीनरी उस पर डालता रहूँ, या फर्नीचर का एक ही लेजर रखूँ, चेयर होगी आपकी, टेबल हो गई या आपकी कुछ भी हो गया, एक में डालता रहूंगा, तो जब अगर मुझे किसी पार्टी का बिल देखना है, या ये देखना है कि वो चेयर आई थी उससे या टेबल आई थी, बड़ा अंदर जाके नरेशन खोल खोल के देखना पड़ेगा एक एक बिल को। लेकिन अगर मैंने चेयर उसका लेजर ही अलग बना रखा पर्टिकुलर आइटम के नाम से, तो तो मुझे बड़ा इजी रहेगा कि चेयर जब मेरे को नई खरीदनी है, किस पार्टी से खरीदी थी मैं जाके देख लूंगा, इस रेट पे खरीदी थी, अगली बार मैं उससे बार्गेनिंग कर सकता हूँ। फिर मुझे टेबल खरीदनी है तो उसी बंदे से फोन करूंगा जाके, भाई पिछले बिल ये था। अगर मान लो 2-3 महीने हुआ है तो वो रेट चेंज नहीं होगा, लेकिन 2 साल हो चुके तो रेट चेंज हो सकता है। लेकिन कई बार हमें बार्गेनिंग करने में, नेगोशिएशन करने में भी आसानी रहती है पिछला बिल देखने के बाद। तो चेयर हो गई आपकी, और इधर से आपकी अलमीरा तो होगी, और इधर से आपकी होगी टेबल। टेबल में आप बिग टेबल स्मॉल टेबल का भी अलग अलग बना सकते हैं जैसे आप चाहेंगे। तो ग्रुपिंग करने का ये बड़ा फायदा रहता है। और फिर क्या रह गया अभी? लैंड बिल्डिंग हमने डाल दिया है। अगर कोई लैंड में खरीदेंगे तो लैंड वाला उसी लेजर को उसमें खुल जाएगा, लैंड वाला, बिल्डिंग वाला भी। अब किसी के पास फैक्ट्री बिल्डिंग है, ऑफिस बिल्डिंग है, तो वो क्या करेगा, कैसे करेगा वो? मान लीजिए बिल्डिंग ग्रुप है। अब मान लो ऑफिस बिल्डिंग, एक ही पूरे ऑफिस खरीद लिया, किराए पे लिया, तो किराए पे बिल्डिंग के अंदर शो नहीं होगा। लेकिन अगर उसने बिल्डिंग खरीदी है ऑफिस की, तो ऑफिस बिल्डिंग के नाम से आप एक लेजर खोल दो। लेकिन अगर उसकी 10 बिल्डिंग है, तो ऑफिस बिल्डिंग, मान लीजिए दिल्ली के अंदर एक ऑफिस है, तो वो दिल्ली लिख देगा यहाँ पे, और उसका एड्रेस भी डाल सकता है, ऑफिस बिल्डिंग दिल्ली, ऑफिस बिल्डिंग, और ऑफिस बिल्डिंग दिल्ली, ऑफिस बिल्डिंग मुंबई। और मान लीजिए उसकी फैक्ट्री है, तो उसे फैक्ट्री बिल्डिंग करके अलग लेजर खोल सकता है उसका। ठीक है, लोकेशन वाइज भी अलग अलग बना सकते हैं। तो जैसे भी आपको कंफर्ट हो वैसे आप कर सकते हैं। ग्रुपिंग करने का ये बड़ा बेनिफिट रहता है। अब फिर चलते हैं हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी में, आपने ध्यान रखना है। इन्वेस्टमेंट, ग्रुपिंग आ गई। अब आपने ग्रुप क्रिएट करना है पहले। ग्रुप, तो सबसे पहले हम करेंगे ग्रुप में सिंगल ग्रुप, इन्वेस्टमेंट इन। अगर कोई प्रॉपर्टी ले रहा है, प्लॉट में इन्वेस्ट करता है, तो इन्वेस्टमेंट इन प्लॉट कर देंगे। अभी हम प्रॉपर्टी लिख रहे हैं। अगर वो बिल्डिंग में इन्वेस्ट करता है, फ्लैट में इन्वेस्ट करता है, कोई बंदा उसकी आदत है अभी फ्लैट में लेता है और प्लॉट भी लेता है, तो आप इन्वेस्टमेंट इन प्लॉट अलग खोलेंगे, और इन्वेस्टमेंट इन फ्लैट अलग खोलेंगे ग्रुप। तो हम यहाँ प्लॉट कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट इन प्लॉट, इन्वेस्टमेंट वर्ड में चला जाएगा, इन्वेस्टमेंट ग्रुप के अंदर चला जाएगा। फिर इन्वेस्टमेंट इन शेयर। अब मैं आपको बताता हूँ इसका बेनिफिट क्या होगा। इन्वेस्टमेंट इन शेयर, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड, और क्या चीज थी?
इन्वेस्टमेंट इन ऑर्नामेंट, है ना, गोल्ड सेक्टर। अब हम लेजर खोलेंगे। लेजर खोलेंगे, सबसे पहले मल्टीपल लेजर में जाएंगे। इन्वेस्टमेंट इन प्लॉट का तो आपको पता ही है, अलग अलग नाम से इन्वेस्टमेंट प्लॉट है जैसे। तो आप प्लॉट का नंबर डाल सकते हैं, प्लॉट नंबर 119। जहाँ उसकी लोकेशन है वहाँ का एड्रेस डाल दीजिए। मान लीजिए अगर अभी मैं सोनीपत में हूँ तो सेक्टर 14 सोनीपत है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, प्लॉट नंबर 19 फिर प्लॉट नंबर ये उसकी लोकेशन, ऐसे ऐसे करके आप बना सकते हैं। फिर आता है आपका इन्वेस्टमेंट इन शेयर। अब इन्वेस्टमेंट इन शेयर के अंदर आप कैसे करेंगे, पर्टिकुलर कंपनी का शेयर खोलना है आपने, है ना। जैसे मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्री का है, तो आप यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री लिखेंगे खाली। तो उससे क्या होगा, वो बार बार मतलब किसी और ग्रुप में भी अगर लेजर खोलेंगे गलती जा सकता है। तो आप यहाँ लिख दो शेयर, शेयर रिलायंस इंडस्ट्री। यानी कि जब भी आप शेयर वर्ड लिखेंगे तो आपको याद आ जाएगा इन्वेस्टमेंट शेयर के अंदर से ग्रुपिंग है। ऐसे ही नेक्स्ट आप मान लीजिए शेयर लिया कोई भी ओएनजीसी है, तो इन्वेस्टमेंट शेयर के अंदर वो चला जाएगा। ऐसे ही जितने भी आप शेयर खोलेंगे उसके आगे वर्ड शेयर लिख दो, या और कुछ लिख दो, इन्वेस्टमेंट इन शेयर करके लिख सकते हो, है ना, कुछ भी। तो नहीं तो वो अगली बार जब लेजर खोलेंगे आपको याद ही रहेगा भी मैंने कैसे खोल रखा है, किस ग्रुप में चला गया। लेकिन उसके आगे शेयर वर्ड लिखा होगा तो याद रहेगा। फिर आता है जी हमारा इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी आप लेंगे तो इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर उसका लेजर अलग से बना सकते हैं। जैसे मान लो गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड ले लिए किसी ने, तो इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड है जैसे, तो गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड। तो इसकी मेच्योरिटी कब है, मेच्योरिटी के हिसाब से आप मान लीजिए 2027 है जैसे, मेच्योरिटी 2027 के हिसाब से खोल दीजिए अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। या उसका सीरियल नंबर डाल दीजिए, बॉन्ड का सीरियल नंबर अलग अलग के नाम से वो खुल जाएंगे जैसे जैसे मेच्योर। फिर आता है हमारा, ओके, फ्री की मीटिंग है, 10 मिनट में खत्म होने वाली है। फिर आता है हमारा करंट असेट्स। तो सबसे पहले हमारा आता है करंट असेट्स में कैश। तो यहाँ आपका अकाउंट इनको लेजर क्रिएट। तो आपने कैश में हैंड, कैश इन हैंड का लेजर खोलना है, और कैश इन हैंड के अंदर ही खोलना है। फिर आता है आपका बैंक, मान लीजिए आपका बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो वैसे आप किसमें खोलेंगे, बैंक के अंदर। अब मान लीजिए बैंक के अंदर आपके करंट अकाउंट भी है, सेविंग अकाउंट भी है, तो आपने क्या करना है, एक ग्रुपिंग खोल दीजिए यहाँ पे। क्योंकि कई बार हमें पता नहीं लगता ये अकाउंट सेविंग है करंट है, क्योंकि उस अकाउंट के ऊपर स्टेटमेंट में तो पता है हमें, लेकिन वैसे नहीं पता चलेगा भाई लेजर से। तो आप एक सेविंग बैंक अकाउंट खोल लो ग्रुपिंग करके। शायद ऑप्शन दे नहीं रहा है। और सॉरी, कैश इन हैंड कल तो लिख दिया था मैंने। तो सेविंग बैंक अकाउंट ले नहीं रहा ये, सॉरी, ग्रुप एल्ट्रेशन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एक सेकंड, हम क्रिएट करेंगे यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब वहाँ जाएंगे यहाँ पे हम बैंक अकाउंट में। तो ये सेविंग बैंक अकाउंट, ओहो, बैंक अकाउंट के अंदर कोई ऑप्शन नहीं दे रहा है ये। तो आपको इसी के अंदर ही लिखना पड़ेगा X/B। अब मान लीजिए करंट अकाउंट है, तो आपने क्या करना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट। अब अगर आपका कोई ओडी लिमिट वाला अकाउंट है तो आपने वो बैंक अकाउंट के अंदर नहीं खोलना। जैसे मान लीजिए किसी बैंक से हमने ओडी ओवरड्राफ्ट लिमिट दे रखी है या कैश क्रेडिट है, तो आपका ओडी के अंदर जाएगा वो।
या लोन्स लाइबिलिटी सिक्योर्ड लोन में जाएगा। ठीक है, मान लीजिए मेरी पंजाब नेशनल बैंक पे पीएनबी ओडी लिमिट 50 लाख। तो मैं क्या करूंगा, इसे ओडी अकाउंट के अंदर अगर खोलता हूँ तो उसकी जगह मुझे कहाँ पे जाना है, सिक्योर्ड लोन में जाना है। सिक्योर्ड लोन। तो वो क्या है, मेरा लाइबिलिटी साइड में चला जाएगा। चाहे उसमें डेबिट बैलेंस हो चाहे मेरा क्रेडिट बैलेंस हो, लेकिन शो वहां पे करेगा। ठीक है। और फिर आता है मेरा इन्वेंट्री। अब बात आती है इन्वेंट्री, तो सबसे पहले हमारी इन्वेंट्री होती है रॉ मटेरियल। अब इसके लिए क्या है, इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इसके लिए हमें इन्वेंट्री से इंटीग्रेट करके खुलना पड़ेगा। हर आइटम का अलग लेजर होता है इन्वेंट्री का, तो वो मैं इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कैसे खोलना है इसके लेजर। फिर बात आती है सन्नी डेटर की। सन्नी डेटर में जब तक आप सन्नी डेटर का लेजर नहीं खोलेंगे तब तक आप उसे सेल नहीं कर सकते। तो मान लीजिए ए एंड कंपनी कोई हमारा कस्टमर है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका अकाउंट खोलेंगे यहाँ पे। और अगर ए एंड कंपनी से सेल एंड परचेज दोनों कर रहे हैं तो सन्नी क्रेडिटर वाले में भी उसका लेजर खुलेगा, सन्नी डेटर वाले में भी खुलेगा। तो सन्नी डेटर में खोल देंगे, फिर पूछेगा बिल बाय बिल। तो अगर उसका बिल वाइज उसकी डिटेल हमें रखनी है, क्योंकि उसकी पेमेंट जो आएगी हमें बिल वाइज आएगी, तो हमें यस करना पड़ेगा। डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड भी हमें डालना पड़ेगा। इन्वेंट्री वैल्यू सारा अफेक्टेड नो कर रखा है अभी हमने इंटीग्रेट करेंगे तो यस भी हो जाएगा उसमें। अभी ऑप्शन नहीं दिखा रहा। तो यहाँ पे हमने एक ऑप्शन आएगी कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, आपको क्या करना है, 11 प्रेस करना है, ये S11 फीचर वाला नीचे ऑप्शन है, यहाँ प्रेस करेंगे। इंटीग्रेट अकाउंट एंड इन्वेंट्री पे यस कर देना आपको। कंट्रोल ए दबा दो, बाहर आ जाओगे। अब वो क्या, इन्वेंट्री के जब आप लेजर खोलोगे तब वो इन्वेंट्री की वहां पे दिखाएगा आपको। तो मैं आपको इन्वेंट्री वाला बाद में बताऊंगा कैसे खोलना है लेजर और कैसे उसको इंटीग्रेट करना है। फिर आता है लोन से एडवांसेस। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको किसी को, अब अगर अब अगर आपने किसी को लोन दिया है, अकाउंट जिसको में जाएंगे लेजर में, वो लोन साइड एडवांस से असेट साइड में आता है। ठीक है, तो आपको उस हिसाब से खोलना है। मान लीजिए आपने स्टाफ लोन दिया है, तो आप एक पहले ग्रुप लोन टू, एक एडवांस टू रमेश, अभी है स्टाफ। तो हम एक नया ग्रुप खोलेंगे, एडवांस एडवांस टू स्टाफ। किसके अंदर, लोन साइड एडवांस के अंदर। ये देखो लिखा हुआ है इसके आगे, लोन साइड एडवांस एसेट्स, लोन साइड एडवांसेस लायबिलिटी। तो अगर किसी को हमने लिया है लोन किसी से, तो लायबिलिटी में, लोन साइड एसेट में जाएगा। हमने एडवांस को स्टाफ से ग्रुप बनाया, उसके अंदर एडवांस को रमेश, जितने भी स्टाफ के मेंबर होंगे वो सबको इसमें दिखाएंगे, ताकि जब उनकी सैलरी से हर महीने पैसे काट के रिकवरी करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारे बैलेंस शीट में, एक ट्रायल में वो सही जगह दिखाई देगा। फिर अगर हमने किसी कंपनी को एडवांस दिया है तो हम क्या करेंगे, एडवांसेस टू कॉर्पोरेट या एडवांसेस टू सिस्टर कंसर्न कंपनी, एडवांस टू डी लिमिटेड। तो यहाँ अलग से ग्रुप खोलेंगे, एडवांस टू कॉर्पोरेट एंड अदर। एक एडवांस के स्टाफ है, एक कॉर्पोरेट है, तो उसका ग्रुप अलग हो जाएगा। फिर आता है एडवांस इन फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट। ये आपको सिंपल है, छोटी बहुत से लेजर खोलना है और उसमें डाल देना है। तो यहाँ खोल ही देते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट। हाँ सॉरी, आपको क्या करना है, छोटे को ग्रुप खोलना है। तो सबसे पहले सिक्योरिटी डिपॉजिट, क्योंकि अलग अलग बंदे को अलग अलग सिक्योरिटी डिपॉजिट हो गई, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर एमटीएनएल, सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर एयरटेल, सिक्योरिटी डिपॉजिट टू फलाना कंपनी। तो आपको क्या करना है, सिक्योरिटी डिपॉजिट का ग्रुप खोल देना है। तो जब भी आप लेजर खोलोगे सिक्योरिटी डिपॉजिट का, तो मैं लिख देता हूँ सिक्योरिटी डिपॉजिट टू जेम पोर्टल टू गवर्नमेंट, या किसी प्राइवेट कंपनी को दोगे तो प्राइवेट कंपनी का नाम आ जाएगा गवर्नमेंट। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट के अंदर आपको वो लेजर ग्रुप पहले बनाना है, फिर उसको लेजर खोलना है। फिर आता है जी प्रीपेड एक्सपेंस। ये ठीक है, आप अलग से लेजर खुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है करंट असेट्स में। तो ये प्रीपेड एक्सपेंस, सॉरी, इसके लिए भी आप ग्रुप बना सकते हैं। तो जैसे आपका प्रीपेड इंश्योरेंस लेजर है, और आपने फिर एक ग्रुप बना दिया प्रीपेड एक्सपेंस। मान लीजिए 5-6 तरह के प्रीपेड एक्सपेंस अलग अलग आप लेजर बना दीजिए, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड रेंट, और उसको किस में डाल दीजिए, प्रीपेड एक्सपेंस के अंदर, लोन साइड एडवांसेस में, असेट्स में। ठीक है जी।
और फिर आता है टीडीएस रिसीवेबल। अब टीडीएस रिसीवेबल के केस में आपने क्या करना है, टीडीएस रिसीवेबल आपने बेटर वे भैया है, उस पर्टिकुलर कंपनी का नाम डालिए जहां से जिसने टीडीएस काटा है। मान लीजिए ए एंड कंपनी है जो आपका टीडीएस काटती है हर बिल पे, तो आपने टीडीएस से ए एंड कंपनी करना है और ग्रुप किस में डालना है, टीडीएस रिसीवेबल 2024-25। जब नेक्स्ट ईयर का टीडीएस कटेगा तो आपने क्या करना है, एक अलग से ग्रुप खोलना है। तो टीडीएस रिसीवेबल 24-25 का ग्रुप भी अलग खोलना है, लेजर भी अलग खोलना है। तो ये हमारा टीडीएस का 24-25 बनाना है, टीडीएस एंड कंपनी, और इसके लास्ट में लिख देंगे 24-25। यानी कि 24-25 का टीडीएस फिर क्या होगा, जब 26 शेयर से मैच करेंगे तो हमारी एक एक एंट्री हमारी मैच हो जाएगी। नहीं तो एक ही लेजर में सब कुछ डालेंगे तो मैचअप हो जाएगा, पता नहीं लगेगा किस पार्टी ने कितना काटा है। फिर आता है जीएसटी इनपुट। अब जीएसटी इनपुट में आपने क्या करना है, जी आईजीएसटी इनपुट पहले आपने करना, आईजीएसटी इनपुट, और एक आपने सब ग्रुप खोलना है, जीएसटी इनपुट। जीएसटी इनपुट का आपने ग्रुप सब ग्रुप खोलना है ना, उसको आपने डालना है लोन साइड एडवांसेस में, असेट साइड में, और उसके अंदर आईजीएसटी इनपुट का लेजर खोलना है। और फिर आपने एसजीएसटी इनपुट का लेजर खोलना है। और आप 5%, 10% अलग अलग लेजर भी खोल सकते हो, जैसे आपको सुविधा हो। फिर सीजीएसटी इनपुट। ऐसे ही जब आप जीएसटी पेबल का करेंगे तो आपको करंट लाइबिलिटी के अंदर जीएसटी जीएसटी आउटपुट का सब ग्रुप खोलना है, और फिर उसमें जाके अलग अलग लेजर खोलने हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सबका। और अगर आपके के कोई कंसर्न है बंदा जिसको इस वीडियो की जरूरत है तो प्लीज आपसे शेयर भी कर देना, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। जिससे क्या होता है कि कई बार सब्सक्राइब करने से किसी दूसरे बंदा जिसको वो काम की चीज है उसके लिए, उसको मतलब इंटीमेशन चला जाता है यूट्यूब से अपने आप ही, है ना। तो इसलिए जिसके काम की चीज है उसको। थैंक यू।